गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हमने लेसन 16 कर रहे थे, ब्रह्मांड एवं जैव विकास। आगे बढ़ते हैं इस लेसन में और आज हम इसमें पढ़ेंगे जैव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत। कल हमने जैव केंद्रिकता और बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे जैव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत अरस्तु जैसे दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया। कई अन्य दार्शनिक इसके समर्थन में थे अरस्तु के। अरस्तु ने कहा कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वह निर्जीव पदार्थों से हुई है, इसलिए इसे अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत कहते हैं। अजीवात का मतलब यहाँ पे निर्जीव है, जीवों का मतलब यहाँ पे सजीव है, और उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, यानी कि निर्जीव पदार्थों से किसकी उत्पत्ति हुई है? जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे इसने उदाहरण दिए कि कीचड़ से जैसे मेंढक की उत्पत्ति हुई, सड़ते मांस से मक्खियों की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार से सजीवों की उत्पत्ति होती रहती है। गंदे पानी से मच्छरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से जो है जीवों की उत्पत्ति जो है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है। दूसरे सिद्धांत की बात करें, इसके बाद में सिद्धांत आया जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। इसके समर्थन में कई वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेडी और लुईस पास्चर ने कुछ प्रयोग किए। फ्रांसिस्को रेडी ने अपना प्रयोग किया, लुईस पास्चर ने अपना प्रयोग किया और इस जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत को सिद्ध किया। जीवात का मतलब यहाँ पे सजीव है, यानी कि सजीव से ही किसका निर्माण हुआ है? जीवों का निर्माण या जीवों की उत्पत्ति हुई है। सजीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये कौन सा सिद्धांत है? जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। और लुईस पास्चर ने अपने प्रयोग द्वारा अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत का क्या कर दिया था? खंडन कर दिया था। प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा जाए कि अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो आप नाम बताएंगे लुईस पास्चर वैज्ञानिक द्वारा। लुईस पास्चर ने जो प्रयोग किया है साकार की नली का, आपने 9th क्लास में पढ़ा है असाकार की नली, इस और शर्करा, इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किया। आगे हम बात करें तो आगे आता है जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत। जीवन उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये ओपेरिन द्वारा दिया गया। ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1924 में जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में कहा कि निर्जीव पदार्थों से ही किसकी जीवों की उत्पत्ति हुई है। ओपेरिन ने कहा कि लुईस पास्चर का यह कथन सत्य है कि सजीवों से जीवों की उत्पत्ति हुई है, परंतु जो पहला जीव बना होगा, पहला जो जीव बना था
इस जीव से बाकी जीवों की उत्पत्ति हुई है, ये बात सही है कि सजीवों से जीवों की उत्पत्ति हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला जीव था वो तो निर्जीव पदार्थों से ही बना होगा। इनकी सोच थी कि जो पहला जीव है वो तो किससे बना होगा, निर्जीव पदार्थों से ही बना होगा। ओपेरिन ने रासायनिक पदार्थों के जटिल ओपेरिन ने बताया रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से जीवन का विकास हुआ है। विभिन्न खगोलीय पिंडों पर आगे हम बात करें, विभिन्न खगोलीय पिंडों पर मीथेन CH4 की उपस्थिति, मीथेन की उपस्थिति इस बात की ओर संकेत है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल, कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक वायुमंडल है उस पे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन व जलवाष्प से बना होने के कारण वायुमंडल अपचायक था। ओपेरिन का मानना है कि खगोलीय पिंडों पर जिस प्रकार से सभी खगोलीय पिंडों पर मीथेन पाई जा रही है, तो यानी कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक वायुमंडल, उस समय जो वायुमंडल रहा होगा जब पृथ्वी बनी थी, तब उसके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प रही होगी, जिसके कारण प्रारंभिक वायुमंडल क्या रहा होगा, अपचायक रहा होगा। 1 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल कैसा था, तो आप क्या बताएंगे, प्रारंभिक वायुमंडल अपचायक था। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिकों ने, ये जो तत्व थे इनके संयोग से जो बने यौगिक थे, इन यौगिकों ने आगे संयोग कर जटिल यौगिकों का निर्माण किया और जटिल यौगिकों के विभिन्न विन्यासों ने जीवन की नींव रखी, यानी इन्हीं से जीवन का निर्माण हुआ। एक बार प्रारंभ हुए जैविक लक्षणों, स्पर्धा व संघर्ष के मार्ग पर चलकर वर्तमान सजीव सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। आगे हम बात करें तो सन 1929 में JBS हेल्डेन ने ओपेरिन के विचार का समर्थन किया। इन्होंने ओपेरिन का समर्थन किया और इसे विस्तार दिया, और हेल्डेन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर सकेंद्रीय कोशिका, सकेंद्रीय मतलब केंद्र युक्त सकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ तक की घटनाओं को 8 चरणों में समझाया। हम सीधे अगर इसकी बात करें तो हेल्डेन ने कहा कि सूर्य से अलग होकर, कहा जाता है ना कि सूर्य से अलग हुई पृथ्वी, सूर्य से अलग होकर पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई, तो उस पर कई प्रकार के क्या बन गए, तत्व बन गए। और ये जो तत्व हैं ये भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए। भारी तत्व तो कहाँ चले गए, केंद्र में। और जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इनसे क्या बना, प्रारंभिक वायुमंडल बना। उस समय का क्या बना, वायुमंडल बना। वायुमंडल में इन तत्वों के आपसी संयोग से, इन सभी तत्वों के आपसी संयोग से, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ गया तो अमोनिया का निर्माण हो गया, जलवाष्प है, जलवाष्प का निर्माण हो गया। इस क्रिया में पूरी ऑक्सीजन काम आ गई, इसलिए प्रारंभिक वातावरण कैसा हो गया, अपचायक हो गया। सूर्य के प्रकाश व विद्युत विसर्जन, सूर्य का प्रकाश पड़ा इन पर और विद्युत विसर्जन के कारण जो रासायनिक क्रियाओं का दौर चलता रहा, एक दूसरे से यौगिक जुड़ते रहे और कालांतर में एमिनो अम्ल
ग्लिसरॉल, शर्करा आदि का निर्माण हो गया। इन यौगिकों के जल में विलय होने के कारण ये यौगिक सभी जल में विलय हुए और विलय होने पर पृथ्वी पर पूर्व जैविक गर्म सूप बना और इसके द्वारा जीवद्रव्य का निर्माण हुआ और जीवद्रव्य के द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई और सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण या उनकी उत्पत्ति हुई। ये हेल्डेन ने और ओपेरिन ने जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। अब हम आगे बात करते हैं। आगे एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था स्टैनले मिलर, और स्टैनले मिलर ने ओपेरिन और हेल्डेन के सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया एक प्रयोग के माध्यम से। स्टैनले मिलर का प्रयोग। स्टैनले मिलर 1953 में पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में एमिनो अम्ल, शॉर्ट में डबल ए लिख रहा हूँ मैं एमिनो एसिड को, क्योंकि इंग्लिश में एमिनो एसिड लिखते हैं इसको, इसलिए डबल ए लिख दिया मैंने। एमिनो अम्ल का उत्पादन संभव नामक एक प्रकाशित लेख में इसको प्रकाशित कर ओपेरिन व हेल्डेन के विचारों का समर्थन किया। मिलर ने प्रयोग के लिए एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया। इन्होंने एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया। इस उपकरण में एक गोल पेंदे का फ्लास्क लिया, एक विद्युत विसर्जन बल्ब लिया। इस प्रकार से और इसमें पानी भर दिया, एक संघनक लगा दिया इन्होंने इसमें, और इस पेंदे के इस गोल फ्लास्क के अंदर इन्होंने हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया यानी कि मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 में लिया, 2:1:2 में लिया, और इसमें टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा क्या किया, बिजली प्रवाहित की और इसमें विद्युत विसर्जन के साथ साथ पानी को उबलने दिया गया। तो उत्पन्न भाप के प्रभाव के कारण गैस इसमें निरंतर क्या रही, घूमती, वर्त के रूप में इसमें निरंतर घूमती रही। विसर्जन बल्ब से निकलने वाली जलवाष्प को संघनित, विसर्जन बल्ब है ये, विसर्जन बल्ब से निकलने वाली जलवाष्प को संघनित होने पर उसे विश्लेषण हेतु बाहर निकाला जा सकता है। मिलर ने 1 सप्ताह तक जब विद्युत विसर्जन होने के बाद में इसमें जो संघनित द्रव था, इस द्रव को देखा तो ये द्रव लाल रंग का हो गया था और इस द्रव में वे सभी पदार्थ उपस्थित थे जो जीवद्रव्य में होते हैं, जैसे कि एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल इसके अंदर उपस्थित थे, जिससे ये पाया गया कि प्रारंभिक वातावरण जो था वो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन उस समय प्रारंभिक वातावरण में उपस्थित थे और उसी के द्वारा जो पूर्व जैविक तरल सूप बना, उस सूप के द्वारा जो जीवद्रव्य बना, उस जीवद्रव्य में जो पदार्थ थे वो इस द्रव के अंदर भी पदार्थ थे। यानी कि सिद्ध होता है कि जो ओपेरिन और हेल्डेन ने जो बताया कि निर्जीव पदार्थों से ही प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, वो बात कहीं न कहीं तक सही है। ये मिलर का प्रयोग इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मिलर का प्रयोग आता है, इसका डायग्राम भी आएगा, ध्यान रखना। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि जो मिलर ने जो प्रयोग किया उसमें जो द्रव प्राप्त हुआ, इस द्रव के अंदर कौन कौन से पदार्थ उपस्थित है, तो आप एमिनो अम्ल और एसिटिक अम्ल के बारे में बताएंगे कि ये दोनों ही जो पदार्थ है वो उस द्रव में उपस्थित थे।